नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग आपके लिए एक विशेष चैप्टर लेके आया हूं, या विशेष सब्जेक्ट कहें। सुपर टेट के लिए एक विशेष सब्जेक्ट होता है जीवन कौशल, जिससे 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो ये 10 नंबर के क्वेश्चंस किस पैटर्न पे आते हैं, किस तरह के आते हैं, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। साथ ही साथ इसमें सुपर टेट के भी क्वेश्चन हैं, लिखित वाले भी, और जो एमसीक्यू वाले हुए हैं बहुविकल्पिक, उनके भी क्वेश्चन डाले गए हैं। यानी आप एक बार ये समझिए कि ये क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं जीवन कौशल पे, ताकि आपका पढ़ाना या आपका पढ़ना बहुत ही सही डायरेक्शन में हो सके। ओके, तो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टीचर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस या जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, इवन सीडीपी, पैडागोजी, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, ओके, यानी सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट के लिए बखूबी आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, साथ ही साथ क्वेश्चन कराए जाएंगे। ओके, और प्लस करंट के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि अप्रैल माह या मार्च के महीने या 6 मंथ के, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपके लिए लेके आता हूँ। न्यूज़ से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपके सामने ले आता हूँ, ताकि वो क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम करने का जो जज्बा है, जो पैटर्न है, जो शिक्षा है, वो भरपूर मात्रा में हो सके। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइफ स्किल यानी जीवन कौशल के लिए मैं 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और किस किस चैप्टर से आते हैं। हालांकि मैं इस पर बात करूँगा। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, और जो पुराने हैं पूरा वीडियो देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा क्वेश्चंस किस पैटर्न पे आते हैं और इसके आंसर किस तरीके से दिए जाते हैं। अमूमन बच्चों से गलतियां होती हैं, ठीक। तो जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए किस शिक्षण की आवश्यकता होती है? पहला क्वेश्चन है, जीवन में चुनौती अगर है तो उसका सामना करने के लिए किस तरह की शिक्षण की आवश्यकता होती है? जीवन कौशल, तकनीकी कौशल, व्यक्तिगत शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा। तो किस तरह की शिक्षा की जरूरत होगी? तो याद रखिए, जीवन कौशल की शिक्षा की जरूरत होगी। बिना जीवन कौशल के हम आगे समाधान इसका नहीं कर सकते। ओके, अध्यापन व्यवसाय में अध्यापक कैसे सफल हो सकता है? अच्छे व्यक्तित्व द्वारा, आदतों द्वारा, व्यवहार द्वारा या ज्ञान द्वारा? बताइए, अध्यापन व्यवसाय में अध्यापक कैसे सफल हो सकता है? क्या अच्छे व्यक्तित्व द्वारा होता है, आदत द्वारा, व्यवहार द्वारा या ज्ञान द्वारा? तो हमें जहाँ तक लग रहा है मैक्सिमम बच्चे ज्ञान द्वारा लगाएंगे, लेकिन एक्चुअली अध्यापन व्यवसाय है और चैप्टर है व्यवसाय वृत्ति। ओके, तो इसके अंतर्गत व्यक्तित्व, जो पर्सनालिटी है ना अध्यापक का, वो आपको सफल बनाता है। याद देखिएगा, क्या? व्यक्तित्व, यानी आपकी पर्सनालिटी या व्यवसाय को सफल बनाती है, न कि ज्ञान। ज्ञान तो होना जरूरी है, साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी, जो एटीट्यूड जो है, अभिवृत्ति जो है, मनोवृत्ति जो है, वो पढ़ाने वाली होनी चाहिए, वो इंटरेस्टेड होनी चाहिए। तब इंसान सही से पढ़ा सकता है। वरना पीएचडी होल्डर भी होते हैं जो सही से पढ़ा नहीं पाते, यानी डिलीवरी नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं उसके पर्सनालिटी में ये चीज़ें झलकती नहीं है, जिससे बच्चे अच्छे से ग्रहण कर ले। तो अध्यापक का सफल अध्यापक, यानी अध्यापन व्यवसाय में एक अध्यापक का सफलता उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति किस शिक्षा का उद्देश्य है? बेरोजगारी, याद देखिएगा, बेरोजगारी से मुक्ति कौन करा सकता है? व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा या सभी? ठीक, तो बेरोजगारी से मुक्ति सभी नहीं करा सकता। बौद्धिक नाम की कोई शिक्षा होती ही नहीं है अमूमन, ठीक, तो सभी तो लगा ही नहीं सकते। तो क्या होगा? बेरोजगारी समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी शिक्षा का उद्देश्य है? तो याद रखिएगा, व्यावसायिक शिक्षा। ओके, कौन सी शिक्षा? व्यावसायिक शिक्षा। किस कार्य को करने का बोध है? किस कार्य को करने का बोध है? अंडरस्टैंडिंग है, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, मूल्य या दर्शन? ठीक, अगर कार्य को करना है तो हमें क्या आना चाहिए, क्या बोधात्मक चीज़ें होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, अभिप्रेरणा। अगर अभिप्रेरणा का बोध, अंडरस्टैंडिंग आ जाए, हमें एक बार मोटिवेट हो जाए, तो हम कोई से भी कार्य हम क्या कर पाएंगे? कर लेंगे आसानी से। ओके, नेक्स्ट, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, यानी मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में कितनी संख्या है, यानी हमारा कोर टेंडेंसी कितना है? 14, 15, 10 या 12? अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे मैकडूगल की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, तो आपको पता होगा कि कितने होते हैं? 14 होते हैं। ओके,
अभिप्रेरक को कितने वर्गों में बांटा गया है? अभिप्रेरक यानी मोटिवेशन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा 3, 2, 4 या 14। तो याद रखिएगा कितने? 2 प्रकार से बांटा गया है। 2 प्रकार यानी आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, सकारात्मक अभिप्रेरणा या नकारात्मक अभिप्रेरणा, यानी मोस्टली इन्हें 2 अभिप्रेरणाओं में बांटा गया है, आंतरिक और बाह्य में। डन। नेक्स्ट, जैविक अभिप्रेरक को क्या कहते हैं? पुरस्कार, दंड, बाह्य अभिप्रेरक, आंतरिक अभिप्रेरक। ठीक, जैविक अभिप्रेरक याद रखिएगा, जब हम लोग मोटिवेशन पढ़ाएंगे उस चैप्टर में, जीवन कौशल के चैप्टर में ये आता है मोटिवेशन, तो याद रखिएगा आंतरिक अभिप्रेरक को जैविक अभिप्रेरक कहते हैं। आंतरिक अभिप्रेरक को जैविक अभिप्रेरक कहते हैं। क्योंकि देखिए इस चैप्टर को पढ़ना तो पड़ेगा ही कहीं ना कहीं, तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ जरूरी है पढ़ना। जो लोग सोचते हैं कि नहीं जीवन कौशल है तो हम कर ही लेंगे, तो कहीं ना कहीं बारीक सी चीज़ें जो हम लोग नॉर्मल सीखते हैं और यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है। ओके, तो ये क्या है? आंतरिक अभिप्रेरक ही क्या है? जैविक अभिप्रेरक है। आत्म जागरूकता का मुख्य तत्व क्या है? आत्म जागरूकता, ठीक, स्वयं को जानना, अच्छा संवाद स्थापित करना, संबंधों को मजबूत बनाना या उपयुक्त सभी। तो आत्म जागरूकता यानी खुद को जानना सबसे जरूरी है। आत्म जागरूक होना यानी स्वयं को जानना। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक, बहुत ही फेमस है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, कोर टेंडेंसी, यूपी टेट में भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। ओके, तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल का है। किसका है? मैकडूगल का। ओके, नेक्स्ट, अपने करियर में सफल होने के लिए एक अच्छा डैश होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है करियर में सफल होने के लिए? रूप, उपस्थिति, सम्मान या अभिवृत्ति। क्या होना जरूरी है? तो याद रखिए करियर में सफल होने के लिए अभिवृत्ति होना चाहिए, यानी आपका मन लगना चाहिए, उसके तरीके का एटीट्यूड, एप्टीट्यूड ये होना चाहिए ताकि हम कर तो पाएँ। वरना अगर मन ही नहीं करेगा तो आप बिना इंटरेस्ट के काम करेंगे और वो आपके करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना चाहिए? ये सुपर टेट का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषय के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ने की दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। देखिए अगर नॉर्मली देखें तो सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन प्राथमिक स्तर पे एक चीज़ ऐसी होती है जो शिक्षक से खास वजूद रखती है, खास मायने रखता है कि वो चीज़ प्राथमिक के टीचर में तो होना अनिवार्य है, और वो है धैर्य और दृढ़ता। ठीक, धैर्य, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही चीज़ वो 10 बार करते हैं, 50 बार सीखते हैं, आज सिखाओ कल भूल जाते हैं। धैर्य नहीं रहेगा तो बेचारे पिटते रहेंगे। इसलिए धैर्य या पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है प्राथमिक स्तर के टीचर के लिए। नेक्स्ट, यह हमेशा महत्वपूर्ण है डैश अपने आप को, दूसरों को और जिस जगह पर काम करते हैं उसको। ठीक, यानी महत्वपूर्ण क्या है? यानी अपने आप के लिए भी, दूसरों के लिए भी, और जिस जगह काम करते हैं सबके लिए क्या जरूरी है? रूप, सहयोग करना, संवाद करना या सम्मान देना। ठीक, क्या जरूरी है? तो याद रखिएगा सम्मान देना, यानी सम्मान हम अपने आप को भी देना है, दूसरों को भी देना है, और जिस जगह काम कर रहे हैं उस सबको देना है। याद रखिएगा सम्मान। ठीक, सहयोग देते हैं लेकिन सहयोग हमेशा दूसरों को देते हैं, अपने आप को कोई सहयोग नहीं देता है, याद रखिएगा। लेकिन सम्मान हम अपने आप का भी करते हैं। मूल्यों पे खरा रहना, ये मूल्य है, यानी अपने आप को भी मूल्यों के बराबर समझना। अपेक्षित शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है शिक्षक, छात्र, प्रधानाध्यापक, सभी। यानी अपेक्षित शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है सभी, यानी उसके लिए शिक्षा भी जरूरी है, शिक्षक भी जरूरी है, छात्र भी जरूरी है और प्रधानाध्यापक भी जरूरी है। ठीक, वरना पुनर्निर्माण नहीं हो सकता शिक्षा का। यानी तीनों पिलर हैं जो कि शिक्षण को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, दंड से किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है? दुख की भावना, क्रोध की भावना, ग्लानि की भावना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए दंड से हमें ग्लानि होती है। जब हम ग्लानि में होते हैं तो हमें तकलीफ होती है और हम जाके फिर से काम करना शुरू करते हैं। अगर दंड से क्रोध होने लगा तो बच्चा पढ़ तो नहीं सकता किसी कीमत पे। यानी क्रोध नहीं दिलाना, बच्चे को ऐसा दंड देना है जिससे उसे ग्लानि हो, ताकि उसे महसूस हो कि नहीं यार हमारी बेइज्जती हो रही है, अब तो पढ़ना चाहिए। ये वाला अगर गुस्सा में आ गया बच्चा तो कदापि दंड का प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो बिगड़ जाएगा। यानी ना दुख हो ना ही क्रोध, ग्लानि होना चाहिए। नेक्स्ट,
शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक क्यों होना चाहिए? वह विद्वान दिखाई देगा ऐसा, वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकता है, वह आकर्षक दिखाई देगा, वह योग्य प्रतीत होगा। ठीक, तो कैसा व्यक्तित्व आकर्षक क्यों दिखाई देना चाहिए? क्योंकि वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकता है। अगर वो अच्छा व्यक्तित्व, अच्छे पर्सनालिटी का होगा तो जितने भी बच्चे होंगे उसको रोल मॉडल मानेंगे, उसको कॉपी करेंगे। तो जब अनुकरण करेंगे, उसको कॉपी करेंगे तो भी वो बेस्ट ही करेंगे। ऐसा सोच के हमें व्यक्तित्व को आकर्षक बनाना चाहिए। नेक्स्ट, जीवन कौशल विकास क्या है? यह जीवन में समायोजन और आवास की प्रक्रिया है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का विकास करना है, ज्ञान और पेशेवर आत्मविश्वास विकसित करना है। यह एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो व्यक्ति को बढ़ने और परिपक्व करने में मदद करती है। तो क्या है जीवन विकास? ठीक, तो याद रखिएगा, यह एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। याद रखिए, जीवन कौशल विकास ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ाया और खत्म हो गया। ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को बढ़ने, मैच्योर होने में मदद करता है। यानी सही समय पर सही कदम उठाने के लिए आपको हेल्प करता है। यानी हर चीज़ आप सोच विचार के करते हो, यही जीवन कौशल है। यानी पूरे जीवन में आपको किस तरह जीना है, ये सिखाने का काम किसका है? जीवन कौशल का। ठीक, नेक्स्ट, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति में परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी जो बच्चे गलतियां करते हैं कक्षा में, ठीक, तो ये परिस्थिति जो बन रहा है क्लास में, उसका विश्लेषण आप कैसे करोगे? तो बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न होता है इसलिए वो बदमाशी कर रहे हैं। बच्चों के अध्ययन में रुचि नहीं होती, वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करते हैं इसलिए हो रहा है। बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए। ठीक, क्योंकि बदमाशी करें, इनको हटा दो। ठीक है, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की जरूरत है। तो क्या जरूरत है, क्या गलतियां कर रहे हैं, तो क्या परिस्थिति समझेंगे। क्या बच्चे अध्ययन में रुचि नहीं ले रहे हैं, अनुशासनहीनता उत्पन्न कर रहे हैं, बच्चे की गलती है? तो याद रखिएगा, बच्चों की गलती नहीं है। यानी आपकी संकल्पनात्मक स्पष्टता बच्चों को प्राप्त नहीं हो रही है और इस वजह से वो शिक्षण विधि में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, है ना। बहुत जगह मैंने देखा है कि कहीं कहीं पे ये दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं है। बच्चे की गलती नहीं होती, बच्चों में हम बच्चों की गलतियों को नहीं निकाल सकते। याद रखिएगा, तो हमारे अंदर प्रॉब्लम है। आपको अपने शिक्षण विधियों पर चिंतन करना होगा और शिक्षण विधियाँ चेंज करनी होगी ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जगे और बच्चे पढ़ाई कर सके। ओके, नेक्स्ट, जीवन कौशल की मूल्य है। क्या मूल्य है? अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक, दूसरों के कल्याण के बारे में चिंतित, दुनिया पर प्रभाव रखने में सक्षम, उपरोक्त सभी। ठीक, याद रखिएगा, यूपीटेट का जो सीटेट और यूपीटेट का जो क्लास चला, वो क्लास चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। मैंने बीच में ऐसे ही ले आया हूँ कि आपके जीवन कौशल पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इसलिए बताने के लिए। ओके, तो जीवन कौशल के मूल्य हैं अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना, दूसरों के कल्याण के बारे में चिंतित करना, दुनिया पर प्रभाव रखने में सक्षम होना, या उपरोक्त सभी। ठीक, तो क्या आंसर है? उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी का सभी जीवन कौशल का मूल्य सिखाता है। यानी जागरूक भी बनाता है, दूसरों के लिए कल्याण के लिए चिंतित भी करता है और प्रभाव के लिए सक्षम भी बनाता है। नेक्स्ट, सहानुभूति कौशल में व्यक्तित्व दूसरों की परेशानियों को समझता है, दूसरों को पसंद करता है, दूसरों के इच्छा अनुसार कार्य करता है, हमेशा भ्रम में रहता है। क्या करता है? तो सहानुभूति का मतलब होता है दूसरों की परेशानी को समझना, फील करना, और जब हम फील करते हैं तो सिंपैथी आती है और उसकी हम मदद करते हैं। तो दूसरों की परेशानी को समझना सहानुभूति कौशल है। नेक्स्ट, जीवन कौशल को बढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑडियो विजुअल गतिविधि का, तनाव का, आत्म अभिमुखता का, या MBIT का? ठीक, तो किसका उपयोग करते हैं जीवन कौशल में? तो याद रखिएगा, जीवन कौशल के लिए करते हैं ऑडियो विजुअल गतिविधियाँ। यानी लाइफ स्किल्स के बारे में हम समझाते हैं कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में ले जाते हैं, हर जगह दिखाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ऑडियो विजुअल जो मेथड है, उसको हम सिखा के जीवन कौशल को बढ़ाने का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। ठीक, यह विचार किसका है? अरस्तु द्वारा, ह्यूम द्वारा, अर्बन द्वारा, या हॉफ्डिंग द्वारा? ठीक, तो मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, ये किसने कहा है? अर्बन ने कहा है। किसने कहा? अर्बन ने। नेक्स्ट,
ये कौशल हमें उन लोगों के साथ सकारात्मक तरीके से जुड़ने में मदद करता है जिनसे हम बातचीत करते हैं। ओके, तो WHO के 10 कौशल है कि हमें जीना कैसे, किस तरीके से जीना है, कैसे लाइफ को आगे बढ़ाना है और किस तरीके से हम लाइफ को और स्मूथली जी सकते हैं। ये 10 कौशल है। इसी 10 कौशलों से एक से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौशल हमें उन लोगों के साथ सकारात्मक तरीके से जुड़ने में मदद करता है जिनसे हम बातचीत करते हैं। तो ये क्या है? आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक सोच, अंतर्वैयक्तिक संबंध या संवेदना। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये है अंतर्वैयक्तिक संबंध, यानी हम एक अंतर्वैयक्तिक संबंध रखते हैं तो हम जिससे भी जुड़ते हैं एक सकारात्मक तरीके से हम बातचीत करते हैं। ठीक, तो ये काम है। नेक्स्ट, शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है? ज्ञान प्रदान करना, निर्देशन प्रदान करना, संगठन बनाना या ए और बी दोनों। ठीक, तो मैक्सिमम लोग कहेंगे ज्ञान प्रदान करना, लेकिन ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ निर्देशन प्रदान करना भी एक शिक्षक का काम है। संगठन का सहयोग करना भी शिक्षक का काम है, लेकिन यहाँ पे संगठन बनाना है तो संगठन शिक्षक नहीं बनाता किसी भी कीमत पे, याद रखिएगा। ठीक, तो ज्ञान प्रदान करना, निर्देशन प्रदान करना, ये शिक्षक की मुख्य भूमिका है। ओके, नेक्स्ट, व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता के तत्व हैं। व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता के तत्व हैं जवाबदेहिता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या सभी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता के तत्व निम्न में से कौन कौन से हैं? जवाबदेहिता, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठता या सभी। तो सभी के सभी क्या है? व्यावसायिक आचरण एवं नैतिक है, यानी हमें नैतिकता के बेसिस पे ही काम करना चाहिए। नेक्स्ट, मानव जीवन का आधार क्या है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। शिक्षक, ज्ञान, व्यवसाय, परिवार। ठीक, मैक्सिमम लोगों ने शिक्षा लगाया था, कुछ लोगों ने परिवार लगाया। याद देखिए, मानव जीवन का आधार व्यवसाय है। व्यवसाय में वृत्ति में ये पढ़ाया गया है कि मानव जीवन का आधार क्या है? व्यवसाय, यानी व्यवसाय नहीं, जीवन यापन नहीं, अपने परिवार को जीवन यापन नहीं दे पाएंगे तो शिक्षा क्या करेगा? पहले पेट फिर पढ़ाई, है ना। तो ये क्या है? व्यवसाय मानव जीवन का आधार है। नेक्स्ट, शिक्षक का व्यवसायिक गुण है ज्ञान प्रदान करना, कक्षा का व्यवहार उच्च रखना, विद्यार्थी के साथ मित्रवत व्यवहार करना या समय का पाबंद होना। ठीक, तो ज्ञान प्रदान करना शिक्षा का व्यवसाय नहीं, शैक्षिक गुण है। कक्षा का व्यवहार उच्च रखना ये भी नहीं है। विद्यार्थियों के साथ मित्रवत व्यवहार करना सहयोगात्मक गुण है। समय का पाबंद होना ये एक व्यवसायिक गुण है कि आप कितने समय के पालक हो, कितना समय आप पालन दे रहे हो। हर चीज़ अगर समय पे कर रहे हो तभी आप एक व्यावसायिक गुण कहलाते हो। इनमें से कौन है जो मूल्य प्रदान करने का उचित तरीका नहीं है? निम्न में से कौन मूल्य प्रदान करने का उचित तरीका नहीं है? प्रार्थना सभा, उच्च सोच, विस्तार व्याख्यान या नाटक। ठीक, तो कौन सा मूल्य प्रदान करने का उचित तरीका नहीं है? तो प्रार्थना सभा, विस्तार व्याख्यान, नाटक, इन सब से हम मूल्य प्रदान करते हैं। लेकिन उच्च सोच एक थिंकिंग है, वो वैल्यू नहीं देता, वो हम सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। ओके, प्रार्थना सभा हमें प्रेयर, भगवान पे भरोसा, ये सब चीज़ें सिखाता है। कोई अगर व्याख्यान दे रहा है तो उससे हम मोरलिटी सीखते हैं। नाटक से रानी लक्ष्मीबाई या बाकी सब की चीज़ों के वीरांगनाओं या वीर जो पुरुष हैं उनके बारे में जब हम सुनते हैं तो वीरता का भाव प्रकट होता है, वीरता का मूल्य प्रकट होता है, स्वाभिमान प्रकट होता है। तो वो भी एक तरह का मूल्य है, लेकिन सोच एक चिंतन है। ओके, तो उच्च सोच नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से संवैधानिक मूल्य नहीं है। निम्न में से कौन संवैधानिक मूल्य नहीं है? ओके, स्वतंत्रता, न्याय, प्रस्तावना या समाजवाद। ठीक, तो याद देखिए, संवैधानिक मूल्य नहीं है तो प्रस्तावना ये मूल्य नहीं है। याद रखिएगा, प्रस्तावना तो प्रियम्बल है, ये कोई मूल्य नहीं है। याद रखिएगा। ठीक, स्वतंत्रता एक मूल्य है, न्याय एक मूल्य है, समाजवाद एक मूल्य है। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस भाग में मूल्यों को स्पष्ट किया गया है? आरटी में, आर्टिकल में, प्रियम्बल में या सभी में? ठीक, मैक्सिमम लोग यही लगाएंगे सभी। याद रखिएगा, सभी नहीं, भारतीय संविधान में मूल्यों को प्रियम्बल में यानी प्रस्तावना में प्रकट किया गया है। ठीक, याद रहेगा, प्रस्तावना में प्रकट किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है, सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका निम्न में से क्या है? मूल्यांकन संबंधी कार्य, अनुकरण संबंधी कार्य, परिस्थिति संबंधी कार्य या अवरोधन संबंधी कार्य। ठीक, शिक्षक की भूमिका जो सुविधा प्रदाता के रूप में है, शिक्षक की भूमिका सारा है, लेकिन याद रखिएगा सुविधा प्रदाता के रूप में उसके कार्य क्या हैं? मूल्यांकन कार्य करता है, अनुकरण करता है, परिस्थिति उत्पन्न करता है या अवरोधन संबंधी कार्य करता है। तो याद रखिएगा, सुविधा प्रदाता के रूप में परिस्थिति उत्पन्न करने का कार्य शिक्षक का होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये जीवन कौशल मैंने बताने के लिए आया था कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते हैं या आपके पेपर में आए हुए हैं। ओके, याद रखिएगा, सीटेट का क्लास जो चल रहा है वो चलता रहेगा, उसके भी हम क्वेश्चंस बहुत जल्दी कराएंगे, पैडागोजी भी कराएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद, नमस्कार।